नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें तमाम हुई, लेकिन माफिया राज खत्म नहीं हुआ। घोटालेबाज चांदी काटते रहे और शासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी देखकर भी अनदेखा करते रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग में कैसे घोटालेबाजों का राज है, यह आज R9 टीवी आपके सामने लाने जा रहा है। कैसे बड़े बड़े घोटालों पर शिक्षा विभाग में तैनात अधिकारी मौन रहते हैं, यह R9 टीवी का मंच बताने वाला है। कैसे जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने कानों में रुई ठूस कर बैठे हैं, यह R9 टीवी आज आपको बताएगा। कैसे लखनऊ वाले बड़े बड़े नौकरशाह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं, यह आज R9 टीवी आपको बताएगा। यह सब हम आज आपके सामने लाने वाले हैं। कैसे अमरोहा में प्रतिभाओं की प्रतिभा से नाइंसाफी हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि छात्रों के नाम पर करोड़ों कॉलेज प्रबंधन अलग अलग तिगड़ अपनाकर डकार रहा है। यहां यह साफ कर दे कि यह सिर्फ अमरोहा के कुछ कॉलेजों में नहीं हुआ है। ऐसे घपलेबाजी और घपलेबाजों की भरमार है। आगे आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन से कॉलेज हैं और यह भी आपको बताएंगे कि कितने सालों से लूट का यह खेल, खुला खेल चल रहा है और हाकिम शिकायत सुनने को तैयार नहीं, कार्रवाई करने को तैयार नहीं। पहले शुरुआती रिपोर्ट देखिए। अमरोहा में जो हुआ वो अब तक कहीं नहीं हुआ। 2011 से लगा करके 2016 से कई करोड़ रुपए का घोटाला है। प्रतिभाओं की प्रतिभा से हुई बड़ी नाइंसाफी। डीएम महोदय ने कॉलेज को चेतावनी लेटर देके छोड़ दिया। करोड़ों डकार, हकों पर डाला बहुत बड़ा डाका। चेतावनी का तो इसमें मतलब ही नहीं होता है जब कई करोड़ों का घोटाला है। छात्रों की छात्रवृत्ति पर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। पूरा मामला जी देखिए छात्रवृत्ति में किए गए बड़े घोटाले से संबंधित है। ये दास्तां सुनेंगे तो यकीन मानिए आपकी हैरानी, परेशानी, बेकरारी, बेहिसाब उम्मीद, बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन में प्रवेश कर जाएगा। मानिए डिप्रेशन तो होना तय है, खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आपकी समझ बेचैनी की गहराई में डूबती चली जाएगी। विश्वास को खुद पर विश्वास नहीं होगा। मानिए, यकीन कीजिए, सिस्टम में बैठे मठाधीशों ने अपने लालच की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए अपने पैरों तले प्रतिभाओं की प्रतिभा को इस कदर रौदा, कुचलता चला गया कि आज उनकी आह भर रही है। एसडीएम महोदय ने अपनी जांच रिपोर्ट में महाराजा कृष्ण कॉलेज को जो छात्रवृत्ति से संबंधित घोटाला किया गया उसमें दोषी पाया था। पूरी रिपोर्ट उन्होंने डीएम महोदय जनपद अमरोहा वेद प्रकाश महोदय को प्रेषित कर दी थी, लेकिन डीएम साहब ने चेतावनी देकर के छोड़ दिया। चेतावनी का तो इसमें मतलब ही नहीं होता है जब कई करोड़ों का घोटाला है। हम जानते हैं अब तक जो गहन पड़ताल की है, अपनी मेहनत से उनके छलकते दर्द को एहसास किया है। तर्कों की कसौटी पर मापकर बेहद ही शुद्धता से शुद्ध खुलासा करेंगे। ईमानदारी के साथ आपके सामने रखेंगे तो यकीन मानिए आपका विश्वास हिल जाएगा। अमरोहा में सिस्टम के ठेकेदारों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में राज करने वाले राजदारों ने बेहद ही चालाकी से छात्रों के हकों को अपना निवाला बनाया। एक नहीं, दो नहीं, सालों से ऐसा करते चले गए और वो देखते रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखिए अमरोहा में क्या हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी देखिए अमरोहा के कॉलेजों में बच्चों की लिए आने वाली मदद को कैसे डकारा जा रहा है। शिक्षा सचिव साहब, आपको भी यह देखना ही पड़ेगा कि अमरोहा के बच्चों को जो मदद उनकी पढ़ाई के लिए आगे जरिया बनती, उनके मुस्तकबिल को संवारने का, उस मदद को कैसे ये मगरमच्छ रूपी प्रबंधन डकार रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है। और डीएम, एसडीएम साहब और बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, उनका तो कहना ही क्या है। जब एसडीएम ने जांच की, डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी गई, महज चेतावनी देकर छोड़ दिया। क्या इतना छोटा खेल है? यह वैसे भी उत्तर प्रदेश का शिक्षा महकमा है और शिक्षा महकमे के कहने ही क्या। पहले यहां पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई। तमाम स्कूलों में शिक्षक सालों से पढ़ा रहे थे और जब खुलासा हुआ तो एक के बाद एक शिक्षक सामने निकल कर आया जो फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्ति पाया।
लेकिन अब देखिए बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, छात्रों के साथ क्या किया जा रहा है। क्या इसे कोई सुनेगा? इस पर कोई सुध लेगा? इन बच्चों के बारे में 2011 से लेकर अब तक, 2011 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई, लैपटॉप बांटने की तस्वीरें आम थी। शायद लैपटॉप बांटने की होड़ में स्कॉलरशिप वाली बात छिप गई या छिपा दी गई, इसको देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, अब्दुल हफीज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और शिकायतकर्ता छत्रपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत छत्रपाल जी आपसे हम करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कि शिकायत के बावजूद भी क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हुई। एक कॉलेज हो तो मानो, 5 से 6 7 कॉलेज ऐसे जो लगातार स्कॉलरशिप को डकार रहे हैं, और तरीका तो देखिए, नायाब तरीके खोजे हैं स्कूल के, कॉलेज के प्रबंधन ने बच्चों के पैसे को डकारने के लिए। यह पूरा मामला है क्या? आप तक आवाज पहुंच रही है छत्रपाल जी? जी, आवाज पहुंच रही है सर। बताइए सर, बताइए क्यों बार बार शिकायत होती है, कार्रवाई के नाम पर इतिश्री कर दी जाती है, क्यों ठोस कार्रवाई आखिर होती नहीं है, और ये कब से चलता आ रहा है? कितने करोड़ का ये घोटाला है? देखिए सर, मैंने 17/2/2016 को छात्रवृत्ति में चल रहे घोटाले की शिकायत जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी महोदय वेद प्रकाश महोदय जी को प्रेषित की थी जी, जिसमें उन्होंने जांच के आदेश एसडीएम महोदय धनौरा को प्रेषित किए थे। जी, जांच कंप्लीट हो गई। जांच में महाराजा कृष्ण कॉलेज दोषी पाया गया। उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट महोदय जिलाधिकारी महोदय जनपद अमरोहा को प्रेषित कर दी, बिल्कुल, जिसमें अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी पुष्टि की कि जनपद के अन्य तकनीकी संस्थान इस फर्जीवाड़े में संलिप्त जी। लेकिन डीएम महोदय ने बिना मेरे पूछे, मुझे बुलाए, मेरे सहमति पत्र के लिए संस्थान को बुला करके उसको बाद में चेतावनी लेटर देके छोड़ दिया जी, इसका मुझे सर अंदेशा भी नहीं था जी। मैं बार बार शिकायत करता रहा कि दोषी पाए गए संस्थान के प्रति, जिसमें करोड़ों रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला पाया गया है, जी, महोदय जी आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए जी, तथा अन्य कॉलेजों में चल रहे छात्रवृत्ति में जो चल रहा है अपार घोटाला, उसको रोका जा सके। लेकिन डीएम महोदय ने मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया और गोपनीय तरीके से चेतावनी लेटर कॉलेज को प्रदान कर दिया। जी, क्या बता सकते हैं उस चेतावनी लेटर में किस तरह की चेतावनी दी गई थी? कोई जानकारी आपको हो? देखिए सर, मैंने डीएम महोदय को 3 तिथियों में कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिए थे जी, जिसमें 10/3/2017, 12/6/2017, 13/11/2017, 13/11/2017 को जब लास्ट में मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो डीएम महोदय ने सीडीओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी को मेरी जांच प्रेषित कर दी, जी, जिसमें उन्होंने जांच कर आख्या मांगी गई। मैं सीडीओ महोदय जी के पास गया जी, तो जनाब आप मेरा थोड़ा सा सेंटेंस सुनिए। मैं बिल्कुल। सीडीओ महोदय जो एक अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैंने कहा महोदय मेरा एक प्रार्थना पत्र आपके पास आया होगा बिल्कुल। जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो मेरे पीछे 2 व्यक्ति और खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे से 2 मिनट लिए कि हाँ बताइए जल्दी जल्दी। मैंने किस तरह ये रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट वहां हुई थी और आपको प्रेषित की गई है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिए। तो उन्होंने मेरे से कहा हट जाओ, पीछे और भी लोग खड़े हैं आपके। जी, तो एक प्रशासनिक अधिकारी जो सीडीओ अच्छी खासी पोस्ट जिले के मानी जाती है, जी, एक शिकायतकर्ता को इस तरह के शब्द कहना कहां तक अच्छा लगता है? बिल्कुल। मैं चलिए, मैं आपके पास आऊंगा बार-बार छत्रपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा। तारीफ है आपकी, आपने स्ट्रगल किया, आपने सवाल किया और इन घपलेबाजों और घोटालेबाजों को बेनकाब करने की आपने ठानी है।
आपको इस मंच का साथ जरूर मिलेगा और सवाल उन तमाम लोगों से पूछा जाएगा जो लखनऊ में बैठे हैं, वो भी इस खबर पर एक बार अपनी सरसरी निगाह दौड़ा लें यहां, क्योंकि ये कारवां यहां रुकने वाला नहीं है, सवालों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। सीधे चल रहे हैं बीजेपी के पास। दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, कहा तो यह गया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी महकमा हो, भ्रष्टाचार मंजूर नहीं होगा, लेकिन यहां तो करोड़ों का घोटाला और कहा जा रहा करीब 22 करोड़ का घोटाला हुआ, स्कॉलरशिप घोटाला, और आपको पता तक नहीं है। पंकज जी, जीरो टॉलरेंस की नीति आज भी व्याप्त है और सन 2012 से लेकर अब 2017 तक सपा सरकार के शासन काल में जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था विद्यार्थियों के लिए, उस पर जांच के आदेश हुए थे, आप ही ने बताया। उस जांच के आदेश के बाद 2018 में मुख्यमंत्री जी योगी जी के शासनकाल में एफआईआर दर्ज हुई। अमरोहा और आसपास के जिलों में 10 एफआईआर दर्ज होती है। उसके अलावा जो बंदरबाट चल रहा था, उन सारी चीजों पे जांच के आदेश के बाद उन लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है। जिस तरह से विद्यार्थियों के एडमिशन, जो बीटेक में एडमिशन दिखाया गया, बीए के छात्र का, एमए के छात्र का, जो पूरा इन्होंने सपा के शासन काल में ये ताना बाना बुना गया, जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, जो गंदा खेल खेला गया, छात्रवृत्ति घोटाला किया गया लगभग 7,000 करोड़ का, उस घोटाले में एफआईआर भी हुई। जो 2017 तक जितना लूट खसोट हुए, उन सब पे कार्रवाई हुई और ये सारी चीजें कार्रवाई हुई ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो रही है। सच बोलिए सर प्लीज। ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बता रहा, वास्तविक तथ्य बोल रहा और साक्ष्य रख रहा हूं पंकज जी। क्या अमरोहा या आसपास के जिलों में 10 एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई योगी जी के आने के बाद? ये आप बता सकते हैं अच्छी तरह से। आपका चैनल है, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये साक्ष्य है कि नहीं, ये सत्यता है कि नहीं है? केंद्र सरकार ने आदेश जांच के दिए थे मोदी सरकार ने कि नहीं दिए थे? ये वास्तविकता है, साक्ष्य है, सत्य है कि नहीं, ये आप अच्छी तरह बता सकते हैं। मैं साक्ष्य और सत्य के आधार पे वास्तविक तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं। जी दिलीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसकी जांच पड़ताल में दोषी पाया गया, इसने घपला किया, ये बात सामने आई। एसडीएम साहब ने भी इस बात पर मोहर लगाई और डीएम साहब को शिकायत जो पत्र दिया गया था उस पर जांच करके सौंप दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक चेतावनी पत्र देकर छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? ये मेहरबानी क्यों? पंकज जी, अभी किसी को छोड़ा नहीं गया है जी। 10 एफआईआर दर्ज होती है अमरोहा और आसपास के जिलों में। क्या किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पे चेतावनी लेटर दिया गया है। अपराध अगर कारित हुआ है तो अपराधी को सजा मिलेगी, आरोपी को सजा मिलेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में जब एफआईआर दर्ज है तो किसी को छोड़ा कैसे, बख्शा कैसे जाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार के कहने पर एफआईआर हुई है, लेकिन हमारे साथ छत्रपाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की इस बाबत और उनकी बात सुनी नहीं। बातें रखी हैं सत्यपाल जी को बधाई। सत्यपाल जी ने इतनी एक सजग नागरिक के रूप में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। सत्यपाल जी ने जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों पे का भी संज्ञान लिया जाएगा। आपके R9 चैनल को देखा जाता है, सब जगह प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं और जो वास्तविक तथ्यों को सत्यपाल जी ने रखा है उन तथ्यों के आधार पे भी कार्रवाई होगी। अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं जानता हूं आप दोनों एडवोकेट हैं, आप दोनों वकील हैं और आपको केस को किस तरीके से हैंडल करना है आप दोनों जानते हैं। वहां के घोटाले दिलीप श्रीवास्तव जी, मैं जानता हूं सर आप किस तरीके से किस केस को कैसे हैंडल करते हैं और करना ये आप बखूबी जानते हैं और आप उसी तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल उन तमाम छात्रों को लेकर है। मैं किसी चीज को हैंडल करने की नहीं, कोशिश नहीं कर रहा हूं पंकज जी सर, मैंने वास्तविक तथ्यों को आपके सामने रखा, जो साक्ष्य है उनको सामने रखा जी। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जांच के आदेश दिए। 2012 से 2017 तक जो घोटाला हुआ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता है, लूट खसोट। अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने ऐसे कॉलेजों पर बैन लग गया, कितने ऐसे प्रबंधनों को जेल भेज दिया, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे सर। एफआईआर दर्ज होती है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा, किसी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। आपने ये क्रेडिट ले लिया कि केंद्र सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई का जवाब आपके पास नहीं होगा। प्लीज, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई आप नहीं बता पाएंगे।
सिर्फ कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई मैं तो आपको मैंने सीधे सीधे बताया पंकज जी, एफआईआर दर्ज है। महोदय, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आगे कार्रवाई होती है। एक न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो सत्यपाल जी ने तथ्य रखे उन तथ्यों के आधार पे भी कार्रवाई होगी। अगर कोई बचा है, कोई बक्सा भी नहीं जाएगा और कुछ अगर छूट रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। महोदय, एफआईआर के बाद भी कोई कार्रवाई होती है या एफआईआर दर्ज होना ही सब कुछ है? एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद क्या हुआ बताएंगे हमको? आप प्रदेश को बताएंगे, अमरोहा के उन तमाम छात्रों और उनके अभिभावकों को बताएंगे जिनकी स्कॉलरशिप को नकार दिया गया? बाद वो मुकदमा चलता है। नहीं जनाब, मुकदमा चलने के बाद उसको जेल भेजा जाता है। चलिए ठीक है, आप ज्यादा जानते हैं, आप कानून के जानकार भी हैं, आप ज्यादा जानते हैं दिलीप श्रीवास्तव जी। को बख्शा नहीं जाएगा और योगी शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है, जेल में ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को जंग लग गया, ये मेरे शब्द है और मैं ये ठोक के कह रहा हूं कि जंग लग गया है। इससे पहले हम इस खबर को चलाते चलाते थक गए कि किस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा हो गया। वो भी आज का, एक दो दिन का, एक महीने का, एक साल का नहीं मामला था, वो भी सालों से चला रहा था कि फर्जी तरीके से स्कूलों में नियुक्ति दे दी गई, तनख्वाह मिलती रही, लोग पढ़ाते रहे, कहीं किसी के नाम पर दूसरा पढ़ाता रहा। और अब अमरोहा और अमरोहा के तमाम ऐसे इलाके अमरोहा से लगते हुए जहां पर ये कॉलेज स्कॉलरशिप डकार रहे हैं और किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी है। शिकायत करने के लिए आदमी पहुंचता है सर, उसकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए पंकज जी, ये जो सरकार है योगी जी की, ये एसआईटी गठित करने की सरकार है। हर मसले में एसआईटी गठित कर जो है टाइम बाय किया जाता है और वक्त को खरीदा जाता है और वक्त पास होने के बाद कुछ नहीं होता है। अभी आप देखिए महुआ में जो हुआ, एसआईटी गठित की गई, वहां के एसएसपी पे इल्जाम लगे और उसके बाद ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि जिसका मर्डर हुआ है उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो है यहाँ पीपीई किट घोटाला होता है, उसके बाद जो है थर्मामीटर घोटाला होता है, उसके बाद ऑक्सीमीटर घोटाला होता है और जांच बिठाल दी जाती है। जांच बिठालने के बाद जो है वो उसका वक्त बढ़ता रहता है लेकिन रिजल्ट नहीं आते। हम कहते हैं घोटाला कभी भी हुआ, घोटाला अगर उजागर हुआ है तो उस पर जो है जांच हो गई है जैसा शिकायत कर्ता ने बताया है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए एफआईआर अलग चीज है लेकिन एक्शन अलग चीज है। एक्शन तो एफआईआर के बगैर भी होता है ना, ये एफआईआर का केस नहीं है, ये केस है पूरी तरह से घोटाले का केस है। और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने कि अभी सरकार में इन्होंने 3 एप्लीकेशन दिए, जो कि लेटेस्ट एप्लीकेशन ये बता रहे हैं कि ये नवंबर 2017 की एप्लीकेशन है, जो योगी जी की सरकार की एप्लीकेशन है। और योगी जी की सरकार में जो डीएम नियुक्त हैं उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मामले को जो घोटाला हुआ था उसके बारे में भी बताइए कि आपके शासनकाल में हुआ था। आप ये बताइए मना कौन कर रहा है, मना कौन कर रहा है? अगर कोई चीज हुई है, अगर प्रूव हो रही है तो उस पर एक्शन लीजिए। हम तो आपसे कह रहे हैं, आपको खुले हृदय से स्वीकारना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था। ये अपराध बोध आपको स्वीकारना चाहिए। एक्सप्रेस वे पे अभी भी जांच कंप्लीट नहीं हुई है। अब्दुल हफीज गांधी, इस बात को मानने से आप इनकार नहीं कर सकते ना। दिलीप श्रीवास्तव जी इस बात को कह रहे हैं, इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार नहीं आ सकती। नहीं जनाब प्लीज, अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं लेके बैठा हूं जनाब। क्या छोड़ेंगे? ये शुरुआत 2011 से हुई है और 2000 अभी 16, 17, 18 और 20 आ गया और अब तक ये चलता रहा है, यानी कि दूध का धुला तो कोई नहीं है। पंकज जी मैं तो कह रहा हूं, नहीं आपने भी तो बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तमाम छात्रों को, जो प्रतिभावान छात्र थे उनको लैपटॉप बांटे गए, स्कॉलरशिप देने की बात आप लोग करते रहे, लेकिन ये नहीं देखा अब्दुल हफीज गांधी की स्कॉलरशिप जा कहां रही है। देखिए पंकज जी, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, लैपटॉप ही नहीं बांटे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप ये मानते हैं कि स्कॉलरशिप घोटाले में भी काम किया गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई है तो वो उजागर हुई है। शिक्षक घोटाला इनकी देन, हमारी सरकार, छात्रवृत्ति घोटाला इनकी देन, घोटालों की लंबी लिस्ट, घोटालों का कुकर्मों का लंबी फहरिस्त इनकी देन है। कर्ता ने बार-बार डीएम को लेटर देने का काम किया और डीएम ने जो है हमेशा जो है उन लेटर्स को नकारने का काम किया, बल्कि इनकी जांच में अब ये बता रहे थे कि शायद इन पर ही कोई जांच बिठाल दी गई थी शिकायतकर्ता पर ही। नहीं हमारे आपके पास सियासी लोगों का दरअसल इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अब्दुल हफीज गांधी जी और दिलीप श्रीवास्तव जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये गंभीर मुद्दा इसलिए क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। स्कॉलरशिप किसे देते हैं सर हम? स्कॉलरशिप कौन से बच्चों को दी जाती है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को संवार सकें, वो आगे की पढ़ाई कर सकें, वो कोई तकनीकी शिक्षा ले सकें, उस पैसे से उनकी मदद हो। लेकिन ऐसे में ऐसे तरीके जनाब मैं लेके बैठा हूं कागज हाथ में कि आप यकीन नहीं करेंगे कॉलेज प्रबंधन ने कैसे कैसे हथगंडे अपनाए हैं और किसी को पता ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो आपको बताएंगे कि वो हथकंडे कौन से अपनाए गए, वो अजब गजब की तरकीबें कौन सी ऐसी अपनाई गई अमरोहा में। तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं उस कॉलेज प्रबंधन ने किस तरीके से घपले को अंजाम दिया गया, फेल बच्चे को भी पास दिखाया गया, बीटेक वाले को इंटर किए बिना बीटेक में एडमिशन दिलाया गया, ऐसे ही तमाम सूची पड़ी हुई है। जल्द वापस आ रहे हैं, बने रहिए R9 टीवी के साथ। जी हां, बात हो रही है स्कॉलरशिप निगलने वाले मगरमच्छों की, और बात हो रही है अमरोहा और उसके आसपास जितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज स्कॉलरशिप को कैसे डका रहा है। जो स्कॉलरशिप छात्रों को मिलनी चाहिए थी, जिससे छात्रों का मुस्तकबिल बेहतर होता, वो स्कॉलरशिप कॉलेज प्रबंधन अलग अलग तरीके अपनाकर डका रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरे घोटाले के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती, जब ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जाता और बदस्तूर ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला जारी रहता है, तो सवाल उठना लाजमी है। और लखनऊ वाले भी कान खोलकर सुन लें कि ये लगातार हो रहा है। R9 टीवी ये मामला आपको दिखाई नहीं रहा है, इस मामले को अंजाम तक भी पहुंचाएगा जब तक ऐसे कॉलेजों पर, ऐसे कॉलेज के प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होगी। जब तरीकों पर जरा नजर डालिए कि किस तरीके के तरीके अपनाए गए स्कॉलरशिप को हड़पने के। देखिए, बायोलॉजी के छात्र को बीटेक में एंट्री दिलवा दी गई, प्रवेश दिखाया गया और उसकी स्कॉलरशिप को ले लिया गया। इंटर से पहले बीटेक में प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति को हड़प लिया गया। फेल छात्र को अगले शैक्षिक सत्रों में दिखाया गया और उसकी स्कॉलरशिप को हड़प लिया गया। इंटर से पहले बीटेक में एंट्री कैसे मिल गई एंट्री भैया, कैसे प्रवेश मिल गया? फेल छात्र को अपने शैक्षिक सत्र में संस्थान का नियमित छात्र दिखाया गया, स्कॉलरशिप ले ली। और एक देखिए, अन्य कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को अपने संस्थान में नियमित छात्र बताकर स्कॉलरशिप को लूटा गया। अपने संस्थान के बीएससी छात्र को बीटेक में दाखिला दिखाकर छात्रवृत्ति छीन ली गई। एक ही छात्र को कोर्स बदल बदल कर स्कॉलरशिप हड़पती रही। एक ही छात्र की एक ही शैक्षिक सत्र में दोहरी छात्रवृत्ति हड़पी गई। तो यह पूरा खेल चल रहा है, और पूरा खेल चलने के बावजूद भी स्थिति यह है कि तेरा मेरा भी चल रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए दिलीप श्रीवास्तव जी ने एक बात ब्रेक से पहले की थी कि केंद्र सरकार के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दिलीप श्रीवास्तव साहब, मैंने ये बात कही थी कि झूठ मत बोलिए और तथ्य रखिए सामने। मैं आपसे आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आप अमरोहा और तमाम जो इलाके आप गिना रहे हैं, वहां के किसी एक अधिकारी को फोन लगाकर ये जानने की कोशिश कीजिए कि एफआईआर कितनी दर्ज हुई और कहां दर्ज हुई। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पंकज जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, वास्तविक तथ्यों को मैंने सामने रखने का काम किया। अगर 5 के आसपास एफआईआर अमरोहा में हुई कि नहीं हुई, या आप अच्छी तरह बता सकते हैं? नहीं, आप बताइए सर, मैं तो जानता हूं। प्लीज, मैं आपके जरिए दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनी एफआईआर हुई है सर। और उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है, अमरोहा के वो तमाम छात्र आपको देख रहे हैं जहां आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है और हकीकत में कुछ और ही मामला है। आप मुझे बताइए ना सर, आप एक फोन लगा दीजिए एसएसपी साहब को। तो अच्छी बात है, आप अगर एफआईआर की कॉपी लेके बैठे हो या उसका ब्यौरा लेके बैठे हो तो मुझे भी समय दीजिए, मैं सारे ब्यौरे और सारे एफआईआर की कॉपी आपके सामने रख दूं। जी, जो मेरी जानकारी में है, जो आप लोगों के द्वारा सर गलत जानकारी है आपकी, जो समाचार सर आपकी जानकारी में नहीं है, प्लीज सर। उन्हीं खबरों के हवाले से आसपास 10 एफआईआर हुई सर। योगी सरकार सर आपके पास जानकारी नहीं है, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। अगर मैं कोई तथ्य रख रहा हूं, आपके पास जानकारी नहीं है सर, माफी चाहता हूं, मैं माफी के साथ ये कह रहा हूं, बिना जानकारी के डिबेट में बैठे हैं। अगर आप ये तथ्य रख रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर बैठना चाहिए था। मैं बैठा हूं जनाब, मैं बैठा हूं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। छत्रपाल जी हमारे साथ हैं, शिकायत करता उनके पास हम चल रहे हैं। जरा सुनिएगा सर, दिलीप श्रीवास्तव जी, सुनिए सर। देखिए पंकज जी, पहले आप ये बात कर लीजिए, क्योंकि आपने चैनल में कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सर आपने चैनल में कहा, आप सच्चाई बताने के लिए कुछ बताएंगे हमको? कर रहे हैं तो ये भ्रामक बातें कर रहे हैं। एफआईआर हुई कि नहीं हुई आप बता सकते हैं अच्छी तरह से। नहीं सर, अगर मुझे समझ है तो मैं सारे तथ्य और एफआईआर की कॉपी। दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, सच सुनिए ना, सच सुनिए ना, सच सुनिए ना सर, हिम्मत कीजिए ना सच सुनने की। दिलीप श्रीवास्तव जी, सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल सर जी, सर सुन लीजिए, सच्चाई क्या है सुनिए दिलीप श्रीवास्तव जी प्लीज। श्रीवास्तव जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आपने जो रिकॉर्ड उठाए हैं अमरोहा के, वो झूठ है। यदि अमरोहा में एक भी एफआईआर हुई होती तो ये मेरा जो घोटाला खोला गया है, जो मैंने इसको साबित किया है, तो कि इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता।
बताइए आप 2011 से लगा करके 2016 में कितनी सरकार आई, कितनी चली गई, सबकी सरकारों में घोटाला है, आपकी सरकार में भी घोटाला है, अब भी चल रहा है। अनुबंधित बच्चों के नाम पे छात्रवृत्ति लूटी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रशासनिक अधिकारी कठपुतली बना करके बैठा दिए जाते हैं आपके माध्यम से? क्यों करते हैं आप ऐसा? दिलीप मेरी बात का श्रीवास्तव जवाब जी, दीजिए आप। जवाब दे दीजिए प्लीज। तो प्रशासनिक अधिकारी आप लोग आईएएस पीसीएस बनाकर, जो आईएएस पीसीएस बना करके बिठाते हैं, उनकी कुछ गरिमा होती है कि नहीं होती? एक शिकायतकर्ता वहां जाता है, मामला उसको बताता है, जबकि सारा चीज लीगल होती है, ऑन पेपर होता है, तो फिर उसको चेतावनी लेटर क्यों दे दिया जाता है? क्या मिठाई का डिब्बा ले लिया जाता है उससे बगल में, इसलिए मीठा लगता है वो? और शिकायतकर्ता कड़वा होता है तो उसको डांट दिया जाता है। दिलीप बताइए, श्रीवास्तव एक भी एफआईआर हुई हो किसी संस्थान पर? बताइए आप मुझे। क्या कोई दोषी जेल गया है? क्या ब्लैक लिस्टेड हुआ है? सुनिए छत्रपाल जी, सुनिए क्या बोल रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार के शासन में के घोटालेबाजों की सही जगह जेल है, घोटालेबाजों को बख्शा नहीं गया। आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक घोटाला किसके शासनकाल में हुआ? फर्जी आधार पे नाम किसी का और कौन ड्यूटी कर रहा है, इस तरह से तमाम दिलीप श्रीवास्तव जी, लोग नौकरी कर रहे देखिए, हैं। मेरी बात को आपने नकार दिया ना, आपने मेरी रिसर्च को नकार दिया, मेरे तथ्यों को आपने नकार दिया, तो छत्रपाल जी के तथ्यों को नकारिए ना, आप नकारिए छत्रपाल जी मैं कहना चाह रहा के। हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने कहा कि आपके पास तथ्य नहीं है, मेरे पास तथ्य है। आप सिंगल एफआईआर की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ऑनलाइन के चैनल को वहां के विधि संपादकता जो अगर जो देखते हो लीगल, उसको उससे आप देखिए, पता आप लीजिए। एक संस्थान का ये आपके तो पास सीधे रिकॉर्ड बताया जा रहा है। है। ये प्रभाव में मुकदमा दर्ज हुआ। योगी सरकार के शासनकाल में ये बातें जब आती जनाब, है कि 2012 से 17 तक नहीं, जो जनाब, घोटाले हुए, सुनिए दिलीप श्रीवास्तव योगी जी, जी के साथ उसमें वो पकड़े, सुनिए दिलीप श्रीवास्तव जी, होती है कि नहीं होती है? महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज नंबर 1, कोई एफआईआर नहीं हुई, इसने घोटाला किया। नंबर 1 कॉलेज आपके सामने मैंने गिनाया, ठीक। इसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे आप, आईएमएस कॉलेज, कंकाठेर, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर से देख लीजिए, मैं आपको भी आपके चैनल पे दिखा दे रहा हूँ। शौहासपुर, एफआईआर हुई है कि नहीं? रजपुर, अब सुनिए ना, लैंडमार्क उसका टाइम टेक्निकल कैंपस दिधौली, उसका समय बताइए। आप बताइए इन कॉलेजों पर अगर एफआईआर हुई है तो? ये कॉलेजों के मैंने नाम बताए हैं, यहाँ घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, छात्रवृत्ति हड़पी गई है। मैंने आपको 5-6 कॉलेजों के नाम बताए, एक पर भी एफआईआर हुई है? बता दीजिए सर प्लीज। एफआईआर की बात कही ना पंकज जी, मैंने एफआईआर की बात कही कि आसपास के 10 आसपास के जिलों मिला के 10 एफआईआर होती है जी। क्या आप इसको नहीं देख सकते? मैं तो बता रहा हूँ, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए उसको। सर मैंने जो नाम आपको 6 नाम बताए हैं, इन 6 में कितनों पर एफआईआर हुई है सर? मैंने आपको वहां के बताया ना, अमरोहा के संदर्भ में 2012 से 17 तक। अगर आप एक पर्टिकुलर के बारे में बता रहे हैं तो मुझे समय दीजिए, श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं बता दूंगा। श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। जो आपने प्रश्न किया, जो तथ्य आपने रखे हैं, शिकायतकर्ता जो पीड़ित पक्ष है उसके दर्द को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, और उन्होंने एक सजग नागरिक के रूप में जो तथ्यों को रखा है, सर एक पीड़ित छोड़ना है दिलीप श्रीवास्तव जी, तौर पे कार्रवाई होगी। ये तो बस एक झांकी भर है, ये तो बस एक झांकी भर है। अंदाजा लगा सकते हैं दिलीप श्रीवास्तव साहब, अगर अमरोहा के 6 कॉलेजों में 22 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात कही जा रही हो, तो प्रदेश भर में कितने जिले, कितने कॉलेज और कितना घोटाला हुआ होगा? मैंने तो आपको बताया कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। जी। अब्दुल हफीज गांधी, आप क्या कहेंगे? मैंने 6 कॉलेजों के नाम गिनाए, 6 में से एक पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 6 पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहां तक कि एसडीएम ने माना कि घपला हुआ है, गड़बड़ हुई है, डीएम साहब को रिपोर्ट दी जाती है। डीएम साहब का नाम क्या है? जितने पे एफआईआर हुई है उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। नवेद प्रकाश, पंकज जी स्पष्ट रूप से बताइए। जो मैंने रखा उस पे आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर मैंने आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की न्यूज वो भी बता दी। मैंने आपको 6 नाम बताए हैं, इन 6 कॉलेजों में एफआईआर हुई या नहीं हुई, मुझे ये बता दीजिए। 17/2/2016 से 17/2/2016 छत्रपाल जी क्या कह रहे हैं, बात सुन लीजिए सर। 17/2/2016 से मैंने शिकायत की। उसके बाद आप ये बताइए, इन संस्थानों में से किस पे शिकायत होने के बाद, रिकवरी होने के बाद, मात्र 13 बच्चों की रिकवरी हुई महाराजा अग्रसेन कॉलेज से, जिस पर करोड़ों रुपए का घोटाला है, तो उसको माफी क्यों दे दी गई? क्यों अन्य संस्थानों को छोड़ दिया गया?
बताइए, जवाब दीजिए। कहीं प्रशासनिक अधिकारी को अपनी गरिमा जो प्रतिष्ठा होती है उसको नहीं बनाए रखना चाहिए? ऐसी गरिमा का ख्याल कहाँ है? आप तो फ्यूचर टेंस में बात होती कहाँ है। है? जब दिलीप श्रीवास्तव जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए, प्रशासन- अब्दुल हफीज गांधी जी के पास जाना है। सुन लीजिए पंकज जी, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने बकायदा इस पे चलाया था कि किन किन संस्थानों में एफआईआर दर्ज हुई। सर आप डिबेट में आ रहे थे तो ले आते, तैयारी के साथ आ जाते तो अच्छा था, हमको ही पता लग जाता। 2018 में एफआईआर हुई किन किन संस्थानों में, प्रतिष्ठित चैनल ने। मेरे पास अमरोहा के 6 कॉलेज हैं सर, इन 6 कॉलेजों पर कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सवाल जरूर पूछूंगा, जो मेरे सामने संज्ञान में खबर आई है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों मेहरबानी इन पर दिखाई जा रही है, इनको क्यों बचाया जा रहा है, इनके घोटाले को क्यों छिपाया जा रहा है? सवाल तो बनता ही है ना। अब्दुल हफीज गांधी प्लीज। किसी एक पे भी यदि एफआईआर हुई होती तो अनुपस्थित छात्रों के नाम पर प्रत्येक 5 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं किया जाता। चलिए सत्यपाल जी, ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। दूर करने का काम योगी सरकार के शासनकाल में हो रहा है। ठीक है श्रीवास्तव जी, बढ़िया। अब्दुल हफीज जी। देखिए पंकज जी, मैं समझता हूँ कि दलीप जी के पास तथ्य नहीं है। वो जनरल बातें कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में ये होगा, वो होगा। हम तो कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था। थोड़ा शिष्टाचार अपनाइए। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। अरे भाई मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं चुप था, सुनना सीख लीजिए। जब आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो क्यों बौखला रहे हैं? आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो क्यों बौखला रहे हैं? आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो क्यों बौखला रहे हैं? एक्शन लीजिए। और आपकी सरकार एक्शन लेने से डर रही है। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार की मिली भगत है कहीं ना कहीं। मैं सवाल करने जा रहा हूँ। दिलीप श्रीवास्तव जी, आप एक्शन लीजिए। आप डर क्यों रहे एक्शन लेने में? एक्शन लेने में आप डर क्यों रहे? हम तो कह रहे हैं एक्शन लीजिए। आपकी सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती है, आपके डीएम एक्शन लेने नहीं चाहते हैं। आप ये शिकायत करता कह रहे हैं कि कोई एफआईआर नहीं हुई। आप कह रहे, आप टीवी चैनल पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अग्रसेन कॉलेज में एफआईआर नहीं हुई, दूसरे कॉलेज में एफआईआर नहीं हुई है। आप जनता को भ्रमित करने का काम मत कीजिए। यहाँ पर जनरल बातें बोलने में तय कीजिए। योगी जी ईमानदार हैं, ये हैं, फलाना है। यहाँ पर मैं अमरोहा के 6 कॉलेज दिखा रहा हूं सर। मैं अमरोहा के 6 कॉलेज दिखा रहा हूं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सर। आपने कहा एफआईआर हो रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो अमरोहा के ही कॉलेज क्यों बचे हुए हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप हड़प ली? नहीं देखी है। चलिए दिलीप श्रीवास्तव साहब, थोड़ा शांत हो जाइए। अब्दुल हफीज गांधी क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। आपके पास कोई भी तथ्य नहीं है, आप बगैर तैयारी के आते हैं डिबेट्स में। आपके पास कोई भी तथ्य नहीं। आप अगर भ्रष्टाचार हुआ है, हम आपसे कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए। आपकी सरकार डर क्यों रही है एक्शन लेने में? आपकी सरकार डर क्यों रही है? इसका मतलब है मिली भगत है आपकी सरकार की। इन सारे कॉलेज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन सारे कॉलेज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, थोड़ा सुन लीजिए। क्यों आपके डीएम डर रहे हैं? क्यों आपके एडमिनिस्ट्रेशन डर रहा है? थोड़ा सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? अब्दुल हफीज गांधी आपके साथी हैं, तमाम डिबेट्स में आपके साथ बैठते हैं, और कमतर तो वो भी नहीं है जहां तक है, वो भी वकील ही है, आप भी वकील ही हैं। नहीं, ये सुनेंगे नहीं, बारी-बारी से समझ के साथ नहीं आते हैं, ये किसी प्रिपरेशन के साथ नहीं आते हैं। नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, जनरल बातें लेकर आते हैं, तो उन जरूरतमंद छात्रों का हो रहा बड़बोलापन है। लेकर आते हैं। सिर्फ इनके पास कोई तथ्य नहीं होता है, ये बड़बोलापन लेकर आते हैं पंकज जी। इनको बस तारीफ करनी होती है। ये बड़बोलापन, ये इनको चीफ मिनिस्टर को नाक के नीचे जो बेईमानी हो रही है वो नहीं दिखती है। जिस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे हैं वो इनको नहीं दिखता है। हर जगह घोटाला हो रहा है, हर जगह आज उत्तर प्रदेश के अंदर घोटाला हो रहा है, हर विभाग के अंदर घोटाला हो रहा है, वो इनको नहीं दिखेगा। ये अपनी जांच नहीं बिठा लेंगे। इन्होंने बस एक ही तरीका अपना रखा है कि एसआईटी बिठा लिए और टाइम बाय कीजिए। जब टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद पब्लिक को मेमोरी से बात निकल जाएगी, बात इधर उधर हो जाएगी। शांत हो जाइए, इनकी सरकार ने एक ही चीज सीखी है बस, छत्रपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बहुत मेहनत की है ग्राउंड जीरो पर, कभी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती। इसके लिए हिम्मत भी बकायदा चाहिए होती है कि अगर शासन प्रशासन से टकराना है, ऐसे घोटालेबाज कॉलेज प्रबंधन से टकराना है, तो उसके लिए हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिगरा हो वही पीआईएल दाखिल कर सकता है, वही शिकायत कर सकता है। और देखिए सियासत का क्या है छत्रपाल जी, हम आपको बताएं। इधर दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, उधर अब्दुल हफीज गांधी हैं। दरअसल सियासी लोगों का काम ये होता है कि जो काम हमने किया वो सही और जो काम ये कर रहे हैं वो गलत। दरअसल होता ये है हकीकत में कि दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं। उन्होंने काम कर लिया होता है, दूसरा कर रहा होता है। एक दूसरे पर लालचन लगाते हैं, ये नहीं देखते कि नहीं। आप मुझे डिटेल में बताइए ना, इन 3, 4, 5 कॉलेजों के बारे में बताइए, कितने का घोटाला, किस तरीके से एसडीएम ने, अगर डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी तो आखिर वो कौन सा प्रेशर था डीएम के? क्या डीएम के ऊपर प्रेशर था कि बस महज चेतावनी देकर छोड़ दे?
जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था। देखिए सर, क्या दिलीप जी, क्या ये जनरल बातें लेकर आते हैं आप? ये हम कह रहे हैं एक्शन लीजिए। मेरी बात आपकी सरकार डर क्यों रही है एक्शन लेने में? आपकी सरकार डर क्यों रही है एक्शन लेने में? मतलब मेरी बात आपकी सरकार की आप एक्शन लीजिए। जो काम समाजवादी पार्टी ने किया वही काम आप कर रहे हैं, ये बात आप कहेंगे, मानेंगे इस बात को? आपने इतनी भ्रष्टाचारी सरकार उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी है। जांच हो चुकी है तो फिर एक प्रशासनिक अधिकारी किसके दबाव में आकर के उसको एक्शन नहीं लेता है? यही तो जानना चाह रहे हैं जनाब। किसका प्रेशर था कि खाली महज चेतावनी देकर छोड़ दिया? शासन का होता है, पंकज जी, शासन का होता है ना। मैं समाजवादी, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, शिकायत सुन लीजिए। छत्रपाल जी कुछ कह रहे हैं, मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सवालों का जवाब होंगे आपके पास। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये नहीं बता सकते कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, ये बताइए। महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस पर कार्रवाई हुई है क्या? इस पर एफआईआर हुई है क्या? दिलीप श्रीवास्तव जी, इस पर एफआईआर हुई है क्या? ऐसे ही 6 कॉलेज और हैं, इन पर कार्रवाई एफआईआर हुई है क्या? सवाल सिर्फ इतना सा। इनके पास कोई जवाब नहीं। पंकज जी, इनके पास कोई जवाब नहीं, किसी भी तैयारी के साथ नहीं आते। ये सिर्फ जो है तारीफ। चलिए अब्दुल हफीज गांधी जी और दिलीप श्रीवास्तव जी को हम रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए सर। छत्रपाल जी, जनता का पैसा शासन में वित्तीय संग्रहालय में जमा कराते हैं, हाँ, टैक्स के माध्यम से जी। तो इनसे ये घूसखोर जो बैठे हैं, शिक्षा के माफिया जो बैठे हैं, इनकी जेब से क्यों नहीं निकालते? आप एक मजदूर आदमी की जेब से क्यों पैसा निकालते हैं जी? आप इनसे क्यों रिकवरी नहीं करते जी? इनको शिक्षा का ठेकेदार बना रखा है जी। अनुपस्थित बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति करोड़ों रुपए हर प्रति वर्ष लूट लिए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या प्रशासन का दबाव नहीं बन सकता? कहीं प्रशासन का डर पैदा नहीं होता? चाहे बीएसपी सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यही कहूंगा कि कुछ ऐसे नियम लाए, ऐसे सख्ती से पेश आए। छत्रपाल जी, दिलीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं एफआईआर हुई है, आपको डरने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं। दिलीप श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए। आप दिखा दीजिए महाराजा अग्रसेन कॉलेज पे एफआईआर हुई है, आप दिखा दीजिए महाराजा अग्रसेन कॉलेज पे एफआईआर हुई है। सरकार की देन है। आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं या न्याय के ये मेरा शिकायत पत्र देखिए, ये मेरा शिकायत पत्र देखिए, इसमें लिखा है, तो निश्चित इसमें लिखा है, साफ लिखा है, आप ये कोई एफआईआर नहीं हुई है। घोटालेबाज जो आपने तथ्य रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वासन कार्रवाई तो बाद में करेंगे दिलीप श्रीवास्तव जी, पहले बात तो सुन लीजिए, शिकायत तो सुन लीजिए। आप शिकायतें नहीं सुनेंगे तो एफआईआर दर्ज करेगा, उसके आधार पे कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे। आपने शिकायत ही नहीं सुनी सर, बख्शा नहीं जाएगा। शिकायतकर्ता चिल्लाता रहा कि देखिए साहब इस पर एफआईआर नहीं हुई है, इस पर ये मामला है, इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप अपने प्रशासन की गरिमा बनाने के लिए उसकी झूठी वास्तव जी बातें जानते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ये जो आप बता रहे हैं ना इस वक्त, ये आपके लिए गले की हड्डी बन जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगे। आम नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते, मैं भारत का नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, ऐसे भी कार्रवाई कराइए। जागरूकता करने का काम कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार तो फिर अन्य समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था उसके और नवीन तथ्य ला रहे हैं। इसलिए मैं आपको बधाई भी दे रहा हूँ और एक्शन लेने की दलील कार्रवाई ये की बात मत कीजिए। मैं इसके लिए आपका क्यों जिला प्रशासन जो है इनकी शिकायत करता कि शिकायत का जो काम नहीं है, क्या कह रहे थे सुनिए। शिकायतकर्ता ने सारे तथ्य उजागर किए तो क्यों एक्शन लिया जा रहा है? आपकी सरकार डर क्यों रही है? छत्रपाल जी आपकी बात में आ रहा है, एक महत्वपूर्ण बात कुछ कह रहे थे अब्दुल हफीज गांधी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि शिकायतकर्ता ने जब तथ्य उजागर कर दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? डर क्यों रही है सरकार? ये सरकार डर क्यों रही है? ये हम कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, हम कह रहे हैं एक्शन लीजिए। अगर कहीं भी अनियमितता है, कहीं पर श्रीवास्तव जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए। इनकी सरकार डर क्यों रही है? इनके डीएम क्यों डरा रहे हैं? इनको शिकायतकर्ता को क्यों डरा रहे हैं? क्यों जो है शिकायतकर्ता की शिकायत पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये सरकार क्या भ्रष्टाचारियों को जो है सपोर्ट करने के लिए आई है? अरे समाजवादी मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। आपने
कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा आपने। पीपी के घोटाला किया आपने, ऑक्सीमीटर का घोटाला किया, सवाल थर्मामीटर सिर्फ का कुछ घोटाला कॉलेजों को किया। लेकर है, आपने जो है महज एक झांकी भर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। और फर्जी लोगों को जो है दिलीप श्रीवास्तव जी, आप यकीन मानिए पूरी फिल्म अभी बाकी है, और अगर इसी तरह का रवैया रहा तो इसी मंच से आपको फिल्म भी दिखाई जाएगी, सप्लाई करते हैं, किस तरह की बात करेंगे? इसी मंच से आपको पूरी फिल्म भी दिखा देंगे सर। आपने मुद्दा बना लिया। आप ये नहीं देख रहे आपके शासनकाल में क्या हो रहा है, बीएसपी के शासनकाल में क्या हो रहा है, समाजवादी के शासनकाल को उठा के चले तो अरे एक दूसरे पे कीचड़ क्यों डालते हो? जो गरीबों का पैसा है ये इन शिक्षा के माफियाओं की जेब में क्यों डालते हो? इसका जवाब दीजिए मुझे आप। कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? एक सवाल आप भूल गए, वो मैं। दिलीप श्रीवास्तव जी, छोटा सा कमेंट मैं आपका चाहूंगा सर, प्लीज। इन सब जितने भी आपने बातें कही, कार्रवाई होगी, फ्यूचर टेंस में जो बातें हुई हैं, बस एक बात तो ये तय है ना सर कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये घपलेबाजी हो रही है, और जमीन पर जो अधिकारी इस तरह की हरकत करते हैं, जो कॉलेज प्रबंधन इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इससे नुकसान सरकार को होगा ना, इससे नुकसान मुख्यमंत्री योगी जी को होगा ना। आने वाले वक्त में जब आप जनता के बीच में जाइएगा, अगर इन्हीं कॉलेजों के छात्रों के अभिभावकों ने आपके सामने एक सवाल कर दिया कि स्कॉलरशिप कहां गई, कैसे स्कॉलरशिप को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्या जवाब देंगे आप? पंकज जी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो 2012 से 17 तक जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ या शिक्षक घोटाला हुआ, इन सब का खुलासा क्यों आप और इन सब में कार्रवाई समाजवादी पार्टी के कुकर्मों, समाजवादी पार्टी के घोटालेबाजों को पकड़ने का काम योगी सरकार के शासन अब्दुल हफीज गांधी, जल्दी से आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए, अपने कार्यकाल में तो आप कोई कार्रवाई कर नहीं पाए, अब आप कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, जब सत्ता में कोई रहता है तो वो कोई इस तरह की बात नहीं करता, फ्यूचर टेंस में होगा ये खुद भ्रष्टाचार में लिखते हैं, क्या एक्शन लेंगे? नहीं, अब्दुल हफीज गांधी, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर भी कार्रवाई। अरे आप भ्रष्टाचारी सरकार हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन लेने के अगर आप इस तरह की बहस करेंगे तो आप लोग भी संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है ऐसे मुद्दों पर, ऐसा लगेगा अब्दुल हफीज गांधी और दिलीप श्रीवास्तव। एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, शिकायतकर्ता को सुनना नहीं चाहते हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ आप अपनी सरकार में देखिए, हम तो कह रहे हैं एक्शन लीजिए, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उत्तर प्रदेश का आप घोटाला करते हैं, आप जो है वो ऑक्सीमीटर घोटाला करते हैं, आप शिक्षा विभाग में घोटाला करते हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों की कॉपियां बदल देते हैं, आप फर्जी लोगों को जो है रोजगार देते हैं, जो जेल के अंदर भ्रष्टाचार में सिर्फ चलिए, बहुत ठीक। दिलीप श्रीवास्तव जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब और छत्रपाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्रपाल जी, आपको इसके लिए बधाई भी, और जो काम आप कर रहे हैं वो सराहनीय काम है, वो बहुत सराहनीय काम है, और दिल खोल कर करिए, डट कर करिए। R9 TV आपके साथ है, और इस मंच के जरिए ऐसे घपलेबाजों को बेनकाब किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कॉलेज प्रबंधन हो। अब महाराजा अग्रसेन नाम जरूर है, लेकिन इस कॉलेज ने जो घपलेबाजी की है वो आज सुर्खियों में है। करोड़ों की घपलेबाजी कर ली स्कॉलरशिप में, इसलिए हमको ये लिखना पड़ा, स्कॉलरशिप निगलने वाले मगरमच्छ। ये कॉलेज नहीं रह गए, ये मगरमच्छ आज बन गए, जिन्होंने हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप पर डाका डाल दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एसडीएम ने जांच की, डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी गई, और डीएम साहब ने क्या किया, बस एक चेतावनी पत्र देकर इस कॉलेज को छोड़ दिया। अगर ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो छात्रों का क्या होगा, जिन्हें जरूरत है उनके बेहतर मुस्तकबिल की, इस पैसे की उनकी जरूरत है, लेकिन आप इन घोटालेबाजों का साथ दे रहे हैं, इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।